बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारे सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है उसका आज तीसरा लेक्चर है और इसमें हम सेक्शन 2 के डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी जो डेफिनेशन है इस सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3A है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है कि इसमें इंक्लूड्स होती है कोई फर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या फिर कोई ऐसी आर्टिफिशियल जो बाय लॉ एसोसिएशन बनाई गई हो, लेकिन इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं शामिल होगी, यानी कि जो कंपनी लॉ के तहत कंपनी है वो नहीं शामिल होगी। उसके अलावा फर्म शामिल होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शामिल होगी और कोई आर्टिफिशियल फर्म जो बाय लॉ बनाई गई हो वो होगा। उसमें सारे इसको कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको एब्रीवेट हम AOP भी करते हैं। तो उसके बाद आता है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो बैंकिंग का काम करती हो, जो बैंकिंग का बिजनेस करती हो और वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के तहत रजिस्टर्ड हो, इसको हम बैंकिंग कंपनी कहते हैं। कारपोरेट सेक्टर होता है, जैसे कि हमारे बैंक्स हैं जिनमें हबीब बैंक है, UBL है, MCB है, HBL है, सारे बैंक हैं, बल्कि माइक्रो फाइनेंस के भी बहुत सारे बैंक आ गए जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत 1962 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, उनको हम बैंकिंग कंपनी कहते हैं। अब इसमें जो बोर्ड आ रहा है, बोर्ड का मतलब है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेल्स टैक्स एक्ट 1992 का सब सेक्शन 2 के सब सेक्शन 4 के तहत जो बोर्ड है, बोर्ड का मतलब है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसके जो डेफिनेशन है वो क्लास 8 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जैसी की गई है उसी के मुताबिक ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। अब सब सेक्शन 4A है सेक्शन 2 का, जो है कि चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर जो भी कोई एक रीजनल टैक्स ऑफिस होता है जिसको हम RTO कहते हैं, या कारपोरेट टैक्स ऑफिस होता है जिसको हम CTO कहते हैं, या लार्ज टैक्स ऑफिस होता है, जिस टैक्स पेयर ऑफिस होता है जिसको हम LTO कहते हैं। तो इनका जो इंचार्ज होता है पूरे RTO का, CTO का, LTO का जो एक इंचार्ज होता है वो होता है चीफ कमिश्नर। तो चीफ कमिश्नर जो है वो अंडर सेक्शन 30 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो वो पूरे उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे RTO को और पूरे CTO और पूरी की जो रिपोर्टिंग है वो बोर्ड को करना, उसके थ्रू सारी रिपोर्टिंग बोर्ड को होती है और उसके जिम्मे होती है कि जितनी उसका बजट है उसके मुताबिक उसमें से कलेक्शन करना। तो उसके बाद आता है कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील जो है बेसिकली, जैसे कल मैंने एपलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताया था, तो कमिश्नर अपील भी एक अपील का फोरम है। जो अगर कोई असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करता है और टैक्स पेयर उससे एग्रीव्ड हो जाता है, उससे एग्री नहीं करता, तो वो उसको राइट है कि वो कमिश्नर अपील के पास जाके अपनी अपील करे। तो उस अपील के अगेंस्ट, जिसमें कमिश्नर अपील दोनों को सुनता है, टैक्स पेयर को भी और असेसिंग ऑफिसर्स को भी, तो उसके मुताबिक मेरिट पे फिर वो फैसला करता है जिसके हक में होता है। अच्छा, ये है कि इसमें कमिश्नर अपील के पास जाने की अथॉरिटी सिर्फ टैक्स पेयर को है, वही सिर्फ जा सकता है। असेसिंग ऑफिसर जो है वो कमिश्नर अपील के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसने तो असेसमेंट की हुई है। तो उसके बाद आता है कमिश्नर। जो भी RTO, रीजनल टैक्स ऑफिस, CTO या LTO होते हैं, उसमें आगे जोन्स होते हैं। तो हर जोन का एक जो हेड होता है वो कमिश्नर होता है, जो चीफ कमिश्नर को रिपोर्ट करता है। तो वो जोन का हेड बेसिकली कमिश्नर है। बहुत सारी लॉ में जो पावर्स हैं वो कमिश्नर के पास होती हैं, कि कमिश्नर के पास अथॉरिटी होती है रिटर्न रिवाइज करवानी है आपने, उससे अब सैंक्शन करवाना है, 38 की अप्रूवल लेनी है, बहुत सारी जो अप्रूवल्स हैं वो कमिश्नर के पास, लॉ जो सारा इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। तो ये भी अंडर सेक्शन 30 जो है ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली ये होता है कि जो किसी
एक ऐसा नंबर जो किसी टैक्स पेयर को अलॉट किया गया हो, उसको हम पहले STRN कहते थे, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अब वो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर बाद में NTN में तब्दील हो गया कि जहां भी NTN होगा तो वो नंबर है। इसीलिए इधर लॉ में भी लिखा गया है कि कोई भी रजिस्टर्ड नंबर या अदर नंबर जो अलॉट किया जाता है रजिस्टर्ड पर्सन को, उसको हम कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। अब सब सेक्शन 5AA ऑफ सेक्शन 2 है कंपनी। कंपनी का क्या मतलब होता है, जिसको हम हरफे आम में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, पब्लिक कंपनी कहते हैं, लिमिटेड कंपनी कहते हैं। जो कंपनी जो है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जो रजिस्टर्ड होती है उसको हम कंपनी कहते हैं। तो इसकी क्लास जो बी है उसमें है बॉडी कारपोरेट फॉर्म बाई अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, के यानी कि किसी भी लॉ के तहत वो पाकिस्तान में बनाई गई हो, जैसे कि मुदारबा जो है वो भी एक कंपनी है। बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाई द अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कि पाकिस्तान से बाहर जो काम कर रही है या बाहर के किसी लॉ के तहत कंपनी बनाई गई है वो भी कंपनी होगी। कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, फाइनेंस सोसाइटी हो सकती है, एंड अदर सोसाइटीज़ जो है ना कॉन्स्टिट्यूटेड एनी अदर लॉ ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स, उसको कंपनी कहते हैं। फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड आर नॉट, कोई फॉरेन की एसोसिएशन अगर कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेशन उसकी हुई है या नहीं हुई, with the board has a general special order declared as a company for the purpose of income tax ordinance 2001, तो उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत उसको कंपनी डिक्लेयर किया जाएगा। तो मेन इसमें जो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, मुदारबा है, ट्रस्ट है, फाइनेंस सोसाइटी है, तो उन सबको हम कंपनी ट्रीट करेंगे, जिसको मोस्टली SCCP जो है वो देखता है और कंट्रोल करता है। हमारा सब सेक्शन 5AA ऑफ सेक्शन 2 है, डेफिनेशन है कंप्यूटराइज सिस्टम। कंप्यूटराइज सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, कोई भी ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम है जो बोर्ड यूज़ करता है, जैसे कि एक क्रेस्ट सिस्टम होता है, टैम्स है जिसमें ऑडिट की मैनेजमेंट होती है, या स्टार सिस्टम है, या आयरस है। कोई भी ऐसा सिस्टम जो बोर्ड यूज़ करता है उसको कंप्यूटराइज सिस्टम कहते हैं। मीन एनी कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम टू यूज बाय द बोर्ड, यानी कि बोर्ड जो अपने टैक्स पेयर की कलेक्शन और इसके सुपरविजन के लिए करता है, और एनी अदर ऑफिस में भी नोटिफाई द बोर्ड, या बोर्ड किसी और को नोटिफाई कर दे, जैसे कि POS है, बोर्ड ने नोटिफाई किया है कि POS आप इंस्टॉल करें, तो वो भी कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। टू कैरी आउट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के का मकसद पूरा करने के लिए जो भी होगा उसको हम कंप्यूटराइज सिस्टम कहेंगे। अगली डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉटेज इंडस्ट्री। ये सब सेक्शन 5AB है ऑफ सेक्शन 2। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसको हम घरेलू सनत भी कहते हैं, जो घर में बनाई जाती है। इसकी शराइत भी ये है कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग होगी जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हो रही हैं उसमें, लेकिन उसमें फॉलोइंग कंडीशन होंगी। उसमें क्या कंडीशन? पहली कंडीशन तो ये है कि वो जो कॉटेज इंडस्ट्री है उस पर ना तो इंडस्ट्रियल बिजली का मीटर लगा हो और ना ही गैस का मीटर और लगा हो, यानी कि इंडस्ट्रियल मीटर नहीं होना चाहिए, पहली बात उसमें ये है। दूसरा ये है कि वो लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया में हो, वो किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में नहीं होना चाहिए बल्कि वो रेजिडेंशियल एरिया में होना चाहिए। तीसरी इसकी शर्त ये है, क्लास सी जो है, डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स मोर देन 10, यानी कि उसकी जो लेबर फोर्स है वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 बंदे या उससे कम बंदे काम कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि वो कॉटेज इंडस्ट्री है। इसी तरह जो एनुअल टर्नओवर उसका है और जो टोटल सेल्स है वो भी 8 मिलियन से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, यानी कि 80 लाख से ज़्यादा उसकी सेल एनुअल नहीं होनी चाहिए, एनुअल टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि 4 चीज़ें जिसमें हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। इसका मकसद ये है कि वो सेल टैक्स में आप वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है जो कॉटेज इंडस्ट्री है। ये जब रजिस्ट्रेशन का सेक्शन में आएंगे तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है। कौन सी नहीं होगी? जिसमें इंडस्ट्रियल मीटर नहीं लगा होगा गैस का या बिजली का, जिसके 10 से ज़्यादा एम्प्लाई नहीं होंगे, जो रेजिडेंशियल एरिया में लोकेट कर रही होगी, और जिसकी
टोटल सेल्स जो है मैन्युफैक्चरिंग की वो टर्नओवर है वो 80 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। अभी हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे थे, तो एक है कंप्यूटर सिस्टम क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर का सिस्टम है जो खुद ब खुद ये डिटेक्शन करता है, वो सेल्स टैक्स रिटर्न जो है उसकी एवेल्यूएशन करता है, देखता है किसने सप्लाईज की, क्या सप्लाईज की, किसने गलत की, किसने सही की, किसने क्लेम ठीक किया। तो वो एक बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक आप समझ लें हिस्सा है कि वो एक ऑडिटर बैठा हुआ है। तो वो सारी जो उसकी होगी, अगर एवेल्यूएशन करते हुए जो डिस्क्रिपेंसीज होंगी वो डिस्क्रिपेंसीज निकालता है, जिसमें परचेज के रिलेटेड, सेल के रिलेटेड या जो जो भी इसमें एंटर की जा सकती हैं वो डिस्क्रिपेंसीज निकालता है। तो ये क्रॉस मैचिंग और एनालिसिस करता है सेल टैक्स रिटर्न के। ये एब्रीविएशन है कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड एवेल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स, इसकी ये एग्जांपल है। तो ये आज के लिए जो सेल्स टैक्स का लेक्चर हमारा इतना होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आई होंगी, और अगर आप चाहते हैं कि इसको आगे चलते रहें, समझते रहें, तो फिर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।